बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनोवेस्टर राहुल और TSFP के इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों को खुशामदीद। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है साजिद गुल और वो कंटेंट हेड हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के। उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, वी आर ऑल स्टोरी टेलर्स, वी ऑल लिव इन अ नेटवर्क ऑफ स्टोरीज। देयर इजंट अ स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन पीपल देन स्टोरी टेलिंग। सो इनके बारे में सिर्फ यही कहूंगी कि ये बेतहाशा ड्रामे लिख चुके हैं और इनका सबसे मशहूर ड्रामा है मिस्टर एंड मिसेस शमी। सो विदाउट एनी ड्यू आई वुड लाइक टू कॉल सर साजिद गुल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा कुछ इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया, कुछ इंट्रोडक्शन और मैं आपको अपना बैकग्राउंड देता हूँ ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँ आपको कम से कम उसमें तसल्ली होगी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे गया। अच्छा, मेरा बेसिकली जो स्टार्ट है वो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से मैं पढ़ा। उस वक्त वहाँ पर फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट नहीं था। जब तक मैं पास आउट हुआ वो 2006 में कहीं बना, उससे पहले मैं पास आउट हो गया था। पढ़ा मैंने विजुअल कम्युनिकेशन था, ग्राफिक डिज़ाइन की, एडवर्टाइजिंग एक फॉर्म समझ लें उसको। वहाँ बहरहाल ये है कि क्योंकि थिएटर एक्टिविटीज़ और बाकी चीज़ें होती हैं, जो स्टूडेंट कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनमें एस रहीम भी आते हैं, जवाब बशीर आते हैं और बाकी इस तरह से फैसल कुरैशी वगैरह जो कॉमेडी वगैरह करते हैं, वो बेसिकली वो लोग नौटंकी करते थे, वो अपने थिएटर डिफरेंट हो रहे होते थे। उसी से फिर मैंने कुछ वहाँ से कुछ लर्न किया। फिर उसके बाद अपनी एक थिएटर स्टार्ट वहाँ पे किया था जो स्टूडेंट लेवल का ही था, अलिफ अदा, वो अभी तक है, वहाँ चल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सरवत पूजन के साथ मेरा काम शुरू हुआ। टीवी का जिसको कहते हैं तमाशा घर, एक सीरीज थी, जियो पे आई थी वो 2005 में। जो एज अ सीरियल जो फर्स्ट चीज़ मेरी चली थी वो 2013 में आया था, सन्नाटा। उसमें सजल और सबात शायद उसको याद हो, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मतलब मीडिया सर्कल के अंदर तो एक था, उससे बैठ गई थी। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली चीज़, जो नाम देने वाली चीज़ है वो है और अंग्रेज़ा। शायद आप लोगों ने देखा होगा, सजल बिलाल अब्बास और नुमान एजाज का प्ले था। मेरा क्योंकि अपना एक खास स्टाइल है तो मैं ज़रा थोड़े अर्से बाद कुछ चीज़ें करता हूँ, वो रन ऑफ द मिल चीज़ें नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज जो चीज़ें सिखाऊँ उसके अंदर वही वाली चीज़ें हों जो कि एक अच्छे स्टोरी टेलर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो राइटर है उसका रोल क्या है, वो करता क्या है और वो सोसाइटी में होता क्यों है। क्योंकि एज एन आर्ट स्टूडेंट भी जब मैं पास आउट हुआ था, उस दौरान भी, पढ़ते हुए भी और पास आउट होने के बाद भी एक क्वेश्चन बार बार लोग करते थे कि भाई जो आप इंजीनियर नहीं बने, आप डॉक्टर नहीं बने, आप इस वाली फील्ड में क्यों आ गए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन होता है कि जी इंजीनियर तो ये करता है, तो जो डॉक्टर है वो तो ये कर रहा होता है, आप एज एन आर्टिस्ट क्या कर रहे होते हो। अच्छा, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ रही है हमारी सोसाइटी में कि हम इस रोल को नहीं समझा गया, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इस वक्त हम अपनी सोसाइटी के अंदर फील कर रहे हैं। जो राइटर है उसका रोल बिल्कुल एक सोशल साइंटिस्ट वाला होता है। वो ऐसे होता है कि वो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है और साथ साथ सोसाइटी को आइडेंटिटी भी दे रहा होता है। जो इस वक्त हम एक नेशनल आइडेंटिटी के क्राइसिस का शिकार हैं। बकायदा पाकिस्तानी कल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो आधे से ज़्यादा तो हम उठा के कह देते हैं ये तो इंडियन का कल्चर है, हमारा कल्चर ही नहीं है। या अरब कल्चर के बारे में बात करते हैं या अंग्रेज़ों की बात करना शुरू कर देते हैं। जो नई जनरेशन है वो फिर मजबूरन बेस्ट से चीज़ें अडेप्ट करने की कोशिश करती है। उसकी वजह से हम एक अजीब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस शक्ल में जा रहे हैं, क्या। इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही है वो ये रही है कि बहुत ज़्यादा जो हम डिस्करेज करते रहे हैं और एक्नॉलेज नहीं किया अपने आर्टिस्ट को, तो वही चीज़ है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप देखें, अगर आपको कोई पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बोले
तो आप या तो किसी बिल्डिंग का नाम लेंगे, या आप किसी बुक का नाम लेंगे, या आप किसी सॉन्ग का नाम लेंगे, या आप किसी कहानी का नाम लेंगे, या आप किसी क्राफ्ट का नाम लेंगे कि अजरक है ये पाकिस्तानी है, या कोई और इसी तरह का क्राफ्ट है, कुसा है ये पाकिस्तानी है। ये सारी चीजें आपके पास आर्टिस्ट से ही आती हैं। एज अ राइटर भी आप इसी आर्टिस्ट कम्युनिटी का एक पार्ट होते हो। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, बच्चे भी हैं, लोग भी हैं, और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं। तो मेरा जो आगे चीज को लेके चलने का जो होगा वो यही होगा कि जो सबको प्रॉपर्ली समझ भी आए और वो उससे रिलेट भी कर सकें। कि आपको क्या लगता है कि इंसान की जुबान और एक जो एनिमल है उसमें जुबान का डिफरेंस जो है वो क्या है? बेसिक इंसानी जुबान क्या करती है? जैसे आप अगर ये कहें, मैं जब ये सवाल पूछ रहा हूँ तो लोग ये कहते हैं इमोशन एक्सप्रेस कर सकता है इंसान। वो तो बिल्ली भी किसी हद तक कर लेती है, वो कुत्ता भी कर लेता है, वो और जानवर भी अपना इमोशन, जो गुस्सा है, जो प्यार है, वो किसी न किसी हद तक तो वो शो कर ही लेते हैं। इंसानी जुबान के अंदर जो खास क्वालिटी है वो ये है कि इंसानी जुबान एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात कर सकती है। आप मोहब्बत के बारे में बात कर सकते हैं, मोहब्बत बिल्ली शायरी नहीं कर सकती, कोई और एनिमल कोई और ऐसी बात नहीं कर सकता। आप चीजों की शक्ल, उनके पर्पस और उनके अपने इस्तेमाल के हिसाब से उनके नाम रख लेते हैं। एक कुर्सी है, एक दरवाजा है, एक खिड़की है। खिड़की और दरवाजे में बहुत फर्क है। एक जानवर शायद खिड़की और दरवाजे में फर्क नहीं कर सकेगा। आप क्योंकि ह्यूमन हैं, आपने उसको नाम दिया है, आपको पता है कि इसका पर्पस क्या है। मैंने खिड़की से बाहर नहीं कूदना, मैंने खिड़की से सिर्फ देखना है और गुजरना मैंने दरवाजे में से ही है। ये अल्फाज डिटेल में आपको चीजों के बारे में बताते हैं और ये ही वो क्वालिटी है जिससे हमने अपना नॉलेज अगली जनरेशन तक बहुत डिटेल में भेज सकते हैं। बिल्ली अगर बताएगी ना अपने बच्चे को कि जी खतरा है, तो वो म्याऊं कर देगी बस और उसका बच्चा सोच जाएगा। इंसान की ये क्वालिटी है कि इंसान बता सकता है कि किस चीज से खतरा है, किस डायरेक्शन से खतरा है, क्या करना है। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इंसानी जुबान बयान कर सकती है। ठीक है, अब इंसानी जुबान जो है उसके बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तो है एलिमेंट्स हैं जुबान के। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि वो क्या है। टाइप्स में एक ये है कि हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम साथ जेस्चर्स देते हैं। हमारे जुबान जो है वो ये करती है कि जब हमने कोई इमोशन एक्सप्रेस करना है तो वो अल्फाज के साथ या तो मेरा हाथ मूव करेगा या मेरा फेशियल एक्सप्रेशन मूव करेगा। उससे आप समझोगे कि ये मैंने क्या बोला है। अगर कोई प्यार से आई हेट यू बोल रहा है तो वो बिल्कुल कुछ और चीज बन के आएगी, और गुस्से से आई हेट यू बोल रहा था वो बिल्कुल कुछ और चीज बन के निकलेगी। इसी तरह डिफरेंट कल्चर्स में आप बहुत चीजें बहुत मुख्तलिफ तरीके से बात करते हो। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, जैसे थाई एयरवेज टाइप के और इस तरह की जितने भी चाइनीज टाइप की जो होती हैं कंपनीज, वो अपने जो कस्टमर्स हैं, जो फ्लायर्स हैं, उनसे हमेशा आवाज को थोड़ी सी हस्की आवाज करके उनसे बात करते हैं। तो ये कल्चरल एक डिफरेंस आ जाता है जहां पे हम बहुत चीजों में चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे ये होता है कि हमारे यहाँ अपने यहाँ उर्दू के स्टोरी टेलर्स होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का एक खास कल्चर है, इंडिजिनाइज्ड कल्चर है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी नई जनरेशन जब यूरोप से या वेस्ट से कोई आइडिया लेती है तो वो उसको सीधा सीधा उठा के ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है और वो इंडिजिनाइज नहीं कर पाती उन आइडियाज को, जो आइडियाज आपको डिफरेंट कहीं और कल्चर से कहीं से आ रहे हैं। तो अब शेक्सपियर की कहानी को अगर आप अपने कल्चर में सुनाने की कोशिश करेंगे और उसके जुमलों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करके सुना देंगे तो वो नहीं जुड़ेंगी आपसे। आपको अपने आइडियाज, अपना कल्चर, अपनी जुबान में, अपनी उर्दू की बुनत में बना हुआ जुमला कभी भी ट्रांसलेशन में नहीं आ सकता। और ये जो, क्योंकि मैं स्क्रीन राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्क्रीन राइटिंग में तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो किसी एक्टर ने एक्ट भी करना है, वो स्क्रीन पे भी आना है, वो एक डायरेक्टर ने विजुलाइज भी करना है, तो वो पूरे का पूरी चीज जुड़ के ही इकट्ठी ही इस्तेमाल हो पाएगी। फिर बात आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक में फिर टीवी है, रेडियो है, फिल्म है, जिसमें ऑडियो विजुअल
ये दो तीन चीजें हैं जो इकट्ठी हो जाती हैं। अच्छा, ये चीज समझना शायद थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आर्ट की अगर आप ओरिजिन्स देखना शुरू करें, जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं, आपको वो जाके कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़ती नहीं लगेगी। केव आर्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, केव के अंदर पेंटिंग्स बनी होती हैं 10-12 साल पुराने लोग। उस जमाने में ना तो हिस्ट्री सेव करने का कोई कॉन्सेप्ट था, ना उस जमाने में इतने ज्यादा लोग होते थे कि आपको कोई एब्स्ट्रैक्ट तरीका इस्तेमाल करना पड़े कम्युनिकेट करने के लिए। तो उसकी जो वाहिद रीजन समझ आती है, वो समझ ये आती है कि वो रिलीजियस रिचुअल जैसे आप फॉर्म कर रहे हो। तो स्टोरी टेलिंग की जो स्टार्टिंग है वो भी ऐसी है कि लोग क्योंकि हंटिंग गैदरिंग पे भी वो करते थे, जो हंटिंग पे लोग जाते थे वो आगे कहानियां सुनाते थे कि हमने हंटिंग की और ऐसे हुआ वो हुआ। तो वो बहुत सारी जितने पुराने लोग हैं, स्पेशली बहुत ही इतने पुराने थे, तो वो हर चीज को बहुत सुपर नेचुरल, क्योंकि उनके लिए नेचर साइंस के आने से पहले बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ साइज फील होती थी। हर छोटी से छोटी चीज भी आपको लगता था कि ये बहुत ग्रैंड है। तो इसी तरह स्टोरी टेलिंग की जो स्टार्टिंग है वो भी इसी तरह से, स्टोरी टेलर सिंगर्स हैं, केक पेंटिंग्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं। ये करते फिर आप इन फॉर्मेट्स पे आते जाते हैं जो आगे है। सबसे पहले जो कहानियां थी वो आप अगर सुनेंगे तो आपको दो मलाई कहानियां हैं जो अपने नेबर से स्पेशली बहुत मिलती हैं, वो देवताओं के बारे में। उसके बाद आप शहजादियों की कहानियां सुनते रहे, जिनों की कहानियां सुनते रहे। ये बहुत देर से हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आते आते ही वॉरियर्स और डिफरेंट लीडर्स, और इन दी एंड आपने अब वो जमाना आया है जब आपने एक आम आदमी की कहानी सुनाना शुरू की। अब आप एक आम आदमी की, बल्कि अब इस अगला जमाना वो चला गया कि जिसमें जिन लोगों को आप नेगेटिव समझते थे, जिनको आप मार्जिनलाइज करते थे, जिनको आप नेगेटिव समझते थे, विलन समझते थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहानियां सुनाई जा रही है। दुनिया भर में जो ट्रेंड है, गेम्स में भी कहानी आ गई है। उस कहानी के हीरो डायरेक्टली आप होते हैं, आपकी की हुई चॉइसेस के कहानी का एंड का रिजल्ट निकलता है। PS4 पर आया, बाकी PS5 जो है वो प्लेस्टेशन वगैरह वो तो बहुत ही आगे निकल गए, लेकिन सिंपल अब लूडो भी खेल रहे होंगे, तो लूडो के अंदर भी एक आप जहां बैठे होंगे, आप हीरो होंगे, आपके 3 आपके एंटागनिस्ट हैं जिनके साथ करते डिफरेंट स्ट्रेटजीज खेलते रेजोल्यूशन एंड पे निकलता है कि जहां पे कौन जीता कौन हार गया, वो क्या हुआ, वो फिर पूरी कहानी उस तरह से बनती है। अब हम आएंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। एक अच्छी कहानी आप सुना सकते हैं, कहानियां सुनाने का कोई नियत भी होती है, लेकिन कहानी अच्छी कैसे सुनाई जाती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर देखा जाए तो मैं लिखना शुरू हो चुका हुआ था उस वक्त टेलीविजन पे, उसके बाद मैंने कुछ चीजें, क्योंकि पढ़ाना जब शुरू किया था उस जमाने में मैंने ये चीजें पढ़ी, उससे वाकई ही बहुत फर्क भी आता है, कुछ क्राफ्ट भी आप सीख जाते हैं, साथ ही आपकी चीजें बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। अच्छा, एक पुराना मॉडल था जिसमें एक आम वर्ल्ड है, जैसे अब हम बैठे हैं, एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड है, उसमें अचानक एक एडवेंचर, कॉल टू एडवेंचर आती है। फॉर एग्जांपल हम अगर बैठे हैं और अचानक पता चले कि दहशतगर्द घुस आया है उस पे कोई, तो वो एकदम एक स्टोरी बन जाएगी, वो ऑर्डिनरी वर्ल्ड नहीं रहेगा। मैं आम बैठा हुआ एक आदमी अचानक के इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उसकी एक जर्नी शुरू होगी। सबसे पहले तो रिफ्यूजल टू कॉल, और ये जो रिफ्यूजल टू कॉल है वो ये है कि मैं डर जाऊं पहले कि मैं तो कर ही नहीं सकता ये चीज, ये कैसे हो सकता है। फिर एक हम में से कोई आदमी होगा जो उठेगा और अचानक कहेगा कि पापा नहीं हो गए हैं और इस सिचुएशन में फंस ही गए हैं, मरना तो है ही, तो चलो ठीक है, फिर कुछ तो रिएक्ट करते हैं उस पर। वो एक मेंटोर बन के खड़ा होगा जिस पे आपका प्रोटैगनिस्ट उठेगा और उस कॉल की तरफ चलना शुरू करेगा। इस दौरान अच्छा, उसमें होगा क्रॉसिंग द फर्स्ट थ्रेशोल्ड। हो सकता है कि सारे छुप के बैठे हैं और एक बंदा बीच में उठे और कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूं उसको फेस करने। अब उसके कुछ अलाइज बन जाएंगे और कुछ उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, ये नहीं करो, और कुछ होंगे जो उसको कहेंगे, उसके साथ देना शुरू कर देंगे। वो उसको टेस्ट भी मिलेगा, उसको अलाइज मिलेंगे, उसको एनिमीज मिलेंगे। फिर वो अप्रोच करेगा इन मोस्ट केस और उस तकलीफ से गुजरेगा जिस तकलीफ से गुजर के हीरो बनता है। आप देखिए जितनी भी सोसाइटीज है ना, उसमें हमेशा एक हीरो मिथ होता है कि कोई आएगा एक निजात दहिंदा और वो हमें बचाएगा। इसी तरह हर कहानी के अंदर ऐसा एक आदमी होता है जो सबको प्रोटेक्ट करता है, वो चाहे उसका अपना ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो उसका अपना पर्सनल एक टास्क हो, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द के लोगों के मसले भी हल हो जाते हैं।
वो जाएगा, तकलीफ से गुजरेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो आपको वो रिजरेक्शन होगी और वो रिटर्न विद एलेक्सर होगा। उसका मतलब ये है कि जब जैसे जितनी भी हम प्रॉफिट्स की स्टोरी सुनते हैं, किससे सुनते हैं, उनमें हमेशा ये होता है कि एक बंदा मतलब एक प्रॉफिट उठा, उसने वो तकलीफ झेली और जब वो वापस उसने उस तकलीफ में से निकाला तो जितने इर्द की सोसाइटी थी उसके लिए एक सुकून का और एक दोबारा से अपने आप को बेहतर करने का एक वो अपने साथ में लेके आएगा। इसी तरह कहानी के अंदर भी आप यही करते हैं। वेल टोल्ड स्टोरी में होता क्या है, देयर इज, और कहानी में 3 चीजें होती हैं ये जो इंपॉर्टेंट मेन आती हैं। देयर इज ऑलवेज समवन यू एम्पैथाइज विद। जब आप कहानी सुनाते हैं तो किसी शख्स की ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे आप एम्पैथाइज या एसोसिएट कर सको। अगर आप उससे एम्पैथाइज नहीं कर रहे, आप उसे रिलेट नहीं कर रहे, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। आपकी कोई हीरोइन, अब फॉर एग्जाम्पल मीरा को आप कोई मारना शुरू करते हो सकता है कि आपको उतना दुख महसूस ना हो जितना सजल को मार पड़ते हुए फील हो, तो वो एक एम्पैथी आपकी उसके साथ जुड़ी हुई होनी जरूरी है। उसके बाद देयर इज दैट समवन डिजायर्स समथिंग पैशनेटली, दैट समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। जो आपका समवन है वो उसका कोई पैशन है, वो किसी चीज को अचीव करना चाहता है, वो चाहता है कि उसको वो चीज किस तरह मिल जाए, लेकिन वो चीज हासिल करने में बहुत मुश्किल है। आप ये समझें, इसकी एग्जाम्पल, ये कोई जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज हो। मैं इस वक्त अगर आपसे कहूं कि आप पानी पी लें या आपको प्यास लग रही है आप पानी पी लें, आप जाएंगे मैक्सिमम ऊपर जाके कैफे से जाके पानी की बोतल ले लेंगे। लेकिन आप यही सिचुएशन सोचेंगे, इस साइड पे कोई फलस्तीनी बच्चा फंसा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और पानी उधर बीच में फायरिंग हो रही है। अब ये एक पूरी स्टोरी होगी कि वो कैसे उधर से गुजरा और उससे जाके वो पानी पिया। वो चीज जितनी डिफिकल्ट होगी अचीव करने में। अब मेरी एक स्टोरी थी, टेलीफिल्म थी कटवी चट। कटवी चट के शायद आपको मैं पता हो यहाँ पे, तो खैर वो पॉपुलर भी है कि जो हांडी चटती हैं लड़कियां हैं, उनकी शादी में बहुत तूफान और बारिश आता है। मेरी जो स्टोरी थी उसमें था कि एक लड़की बहुत कंजूस बाप के घर में पैदा होती है, उसके बहुत भाई होते हैं, उसको मुर्गी नहीं खाने को मिल रही होती, तो वो पूरी स्टोरी इस पे थी कि वो मुर्गी कैसे खाती है जाके इंडिया। तो आप इस पूरी कहानी को लेके चल सकते हैं। मतलब उसकी वो फ्रेंड मिलती है जो वो भी धोखेबाज, मुर्गी वाले की बेटी होती है लेकिन वो धोखेबाज होती है, वो कुछ और कर देती है। फिर उसको एक बावर्ची से मोहब्बत हो जाती है। वो बावर्ची जब भी उसको लेटर्स लिखता है, वो लव लेटर्स लिखता है, तो उसको भूख लग जाती है हमेशा लव लेटर्स को सुन के, लेकिन वो भी उसको धोखा ही देता है। इन द एंड में जब उसकी शादी होती है तो शादी जिस बंदे से हो रही होती है उसको मुर्गी से लड़ती होती है शादी। तो मतलब एक ही चीज को आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करते करते कर सकते हो कि क्या क्या ऐसी चीजें कि इतनी सिंपल सी चीज भी उसके लिए इतनी मुश्किल हो। एंड में मतलब वो कहानी मैंने 3 तरीके से लिखी थी। एक एनिमेशन की जो लिखी हुई है उसके अंदर वो इतनी खुद मुर्गी बन जाती है दुल्हन जो है। एक है जिसमें वो देख उलट जाती है, वो मतलब उसकी शादी वाले दिन ही तूफान आता है और वो बाप ने उसी दिन वो मुर्गियां बनाई होती है जो उलट जाती है। अब 2-3 इसके एंड हो सकते हैं, रेजोल्यूशन हो सकते हैं। यहां भी मैं एक चीज बताता जाऊं कि रेजोल्यूशन जो होता है वो लाजमी होता है कहानी में। एक जस्टिफाइड रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप कहानी मतलब वो कहानी का मकसद नहीं है फिर सुनाने का। 3 एक्ट एक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है फर्स्ट एक्ट। अच्छा, अगर आप ये होता था कि ग्रीस में एक तरीका था कि ये लोग पर्दा खोलते थे, एक कहानी का एक्ट चलता था, फिर बंद होता था, फिर दूसरा एक्ट शुरू होता था, फिर तीसरा। अब जब आप कहानी देख रहे होते हैं तो आपको एक्ट उस तरह पर्दा खुलता बंद होता नजर नहीं आता, लेकिन कहानी के कंटेंट से आपको समझ आ रहा होता है कि आप कहानी में आप कहाँ पहुंच गए। फर्स्ट एक्ट जो होता है, आप समझिए अगर 1.5 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे की फिल्म में से आपका 5 से लेके 15 मिनट तक मैक्सिमम ये आपका फर्स्ट एक्ट होता है, जिसमें आप अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उससे लोगों को इमोशनली जोड़ देते हैं और इस एक्ट के एंड तक आप उसका ऑब्जेक्टिव तय कर देते हैं कि इसने अब आगे कहां जाना है। जैसे मैथन की मूवीज होती थी, जो पुरानी मूवीज होती थी इंडिया की, तो उसके अंदर ये होता था कि एक हीरो है, उसकी बड़ी हैप्पी फैमिली है, उसके बाप को अचानक किसी ने मार दिया, अब उसने उसको बदला लेना है, भागना शुरू हुआ और उधर से स्लाइड्स नाम मूवी चलना शुरू हो गई।
ये होता था फर्स्ट एक्ट। फिर सेकंड एक्ट पे आने से पहले मैं जाऊंगा थर्ड एक्ट पे। थर्ड एक्ट होता है आखिरी का 1 से 3 मिनट का टाइम पीरियड, जो हैप्पीली एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये आप ये समझ लें कि सीआईडी आपने देखा होगा, सीआईडी में कपड़ पड़ने के बाद जो कुछ होता है वो बेसिकली थर्ड एक्ट होता है, कि जिसमें आपको पता चलता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा था। वो होता है रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो उसका होना जरूरी है। वो जरूरी नहीं हो, अब जब आप जा रहे हैं तो कई जगह पे बहुत कोई मोरलिस्टिक किस्म के अक्सर नहीं एंड होते, अक्सर हीरो हीरोइन भी हार जाते हैं, मार जाते हैं। उसका जस्टिफाइड होना जरूरी है, लॉजिकल होना जरूरी है कि ये सही एंड हुआ, ये मतलब वो ज्यादा जरूरी है जब एक ग्रिपिंग स्टोरी बनाने के लिए। अब मैं आता हूँ सेकंड एक्ट पे। सेकंड एक्ट होता है जो सबसे मजेदार एक्ट होता है और असल कहानी की जान होती ही उसमें। सेकंड एक्ट ये होता है कि एक प्रोटैगनिस्ट है, वो शख्स आपका समवन, वो अपना पैशन अचीव करने के लिए, उस चीज को अचीव करने के लिए निकला, और उसके रास्ते में एक एंटागनिस्ट है जो एक ऐसी फोर्स है जो उसको वो चीज अचीव करने से रोक रही है, बार बार उसको रोके जा रही है। तो वो चीज उसके लिए रास्ते में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगी, रुकावटें करेगी। वो एक एक रुकावट को क्रॉस करेगा और स्ट्रांग होता जाएगा। इन दी एंड जो क्लाइमैक्स वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होगा जिसको आपने क्रॉस करना होता है। वो अगर जैसे ही वो क्रॉस कर लेगा, साथ ही आपका थर्ड एक्ट शुरू हो गया, और वो एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, जो भी उसका आपने एंड सोचा है वो खुद वहां पे आ जाएगा। प्रोटैगनिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटैगनिस्ट है, अगर आप उससे जुड़े नहीं हुए, अगर आप उसकी तरह पैशनेट नहीं फील कर रहे और वो खुद भी पैशनेट नहीं है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो आप कभी भी उस कहानी के बारे में कुछ भी फील नहीं करेंगे। जैसे आपने 3 इडियट देखी होगी। 3 इडियट में आपको एक बंदा, आमिर खान का कैरेक्टर नजर आता है कि पुश कर रहा है, जोर लगा रहा है, तो साथ आप उसके पैशनेटली बढ़ रहे हैं। अगर आपका कैरेक्टर ये करेगा अच्छा ठीक है मिल गया, फिर भी ठीक है, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट फील नहीं होगा कहानी के अंदर। जैसे बहुत सी कहानियों के अंदर होता है कि सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन हुए चली जाती है क्या है। जैसे इसी के अंदर एक सीन था जहाँ पे वो एग्जाम देते हैं और मतलब आपका प्रोटैगनिस्ट करता क्या है जब आपका कोई ऑब्स्टेकल उसके सामने आ जाता है, तो वो एग्जाम देते हैं, वो सब जाते लेट हो गए, तो उनका टीचर कहता है कि ये लोग लेट हो गए हो, तो वो कहते हैं आपको पता है कौन है? वो कहते हैं आपका नाम पता है? वो कहता है नहीं, वो एकदम मिक्स करके भाग जाते हैं। अब इसको किसी और तरीके से भी डील किया जा सकता था। तो ऑब्जेक्टिव वो चीज है जो कि प्रोटैगनिस्ट बनाता है। जैसे शोले मूवी है, शोले में आपको बहुत यंग हीरो भी नजर आते हैं, लेकिन असल में वो जो बाजू जिसमें कटे हुए हैं वो प्रोटैगनिस्ट कहानी का वो है जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव है गब्बर सिंह को मारना। तो वो गब्बर सिंह को जिसने मारा, इसलिए वो एंड में वो अपने खाली हाथों से उसको मारता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसका एक डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं कहानी कहीं और से शुरू की, एक बंदी है जो कि पढ़ना चाहती है, वो बीच में जाकर मोहब्बत में पड़ गई और फिर वो शादी हो गई, तो वो तो कुछ और ही कहानी हो जाएगी। फिर मैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है वो मेन टेंशन कहानी की उसी में है, मेन मजा भी कहानी का उसी में है। वो जहां आपने लूज कर दिया, आपने कहानी मिस कर दी। अच्छा, एंटागनिस्ट बहुत मजे की चीज है। एंटागनिस्ट जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो। एंटागनिस्ट वो एक फोर्स होती है जो आपके प्रोटैगनिस्ट को आगे बढ़ने से रोक रही होती है, जैसे अंधापन होना, जैसे फियर होना, जैसे सोशल प्रेशर होना। ये वो चीजें हैं जो कि प्रोटैगनिस्ट को रोकती हैं अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने से। कोई जल्जला भी हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी हो सकती है। बहुत से ब्लैक मूवी है, उसके अंदर वो अंधी गोभी बह रही है, वो प्रोटैगनिस्ट असल में। ईरानी मूवीज अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ट्रू विलन नजर नहीं आएगा उनमें हमेशा हालात, सिचुएशंस, कोई ना कोई सोशल फैक्टर होगा जो कि एंटागनिस्ट बन के रास्ते में खड़ा हो। कॉन्फ्लिक्ट किस किस्म के होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी चीज है। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो कहानी नहीं हो सकती।
जैसे राधा ने कहा है कि मैंने चीजों को जोड़ों में पैदा किया है, तो जोड़े में सिर्फ मेल और फीमेल नहीं आते, दिन और रात है। दिन नहीं होगा तो रात भी नहीं होगी, या रात नहीं है तो दिन भी नहीं होगा। खुशी है, गम है तो खुशी का कॉन्सेप्ट है। जना जन्म हर चीज को मुतजाद कुव्वतों में पैदा किया, अच्छाई और बुराई को भी। ये दोनों आपस में मुसलसल लड़ती हैं, एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, तब आपकी जिंदगी आगे बढ़ती है। तो कॉन्फ्लिक्ट हर कहानी के लिए भी कहानी का कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। जैसे होता है कि रिलेशनल माँ बाप बहन भाइयों के, माँ बाप बच्चों के, मियाँ बीवी के रिलेशन के ऊपर स्टोरी होगी उस कॉन्फ्लिक्ट पे, या किसी इंस्टीट्यूशनल, जैसे 3 इडियट्स जो थी, ये इस वाली चीज थी। मेरा जो अपना मिसेस मिस्टर शमीम है वो सोसाइटी के हिसाब से, और वो ये था कि जेंडर के ऊपर के मर्द और औरत जो है इनके रोल्स क्या हैं, और अगर ये रोल्स थोड़े से भी डिफाई होते हैं तो क्या होता है, और उनको हमें कैसे देखना चाहिए। इसी तरह के एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जल्जला आ गया, आइस एज आ गई, एनाकोंडा आ गया, और एक है जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि आपके अंदर का डर, आपके अपने अंदर, या जैसे गजनी मेमोरी लॉस। कोई हीरो नहीं होता जब तक कोई विलन नहीं होता, और जो विलन जितना बड़ा होता है वो हीरो को उतना ही बड़ा बना देता है। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात अपने कर देता हूँ, जिसमें अभी फिलहाल पहले जो मेरा एक प्ले चला था इल्तिजा के नाम से एक स्टोरी थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है, लोगों को ड्रामा से बहुत ज़्यादा एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, वो एतराज़ात किसी हद तक ठीक भी हैं। तो इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एज अ कंटेंट क्रिएटर भी है कि आप क्या चीज़ है जो कि लोगों तक फेंक रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंटेंट को कंज्यूम करने वालों की, ऑडियंस की भी है कि मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ। मैं एक, क्योंकि स्पेशली हमारे यहाँ सोशल मीडिया के दौर आने के बाद जो हुआ है कि जिस चीज़ को हम जितनी गालियाँ दे सकते हैं उसे उतना ज़्यादा देखते हैं, और वो उतना, जितने बड़े सोशल मीडिया स्टार्स हैं सारे वो वाले हैं जिनका आप मजाक उड़ा सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कोई बहुत ग्रेसफुल पर्सनालिटी पॉपुलर नहीं होती। तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा। टेलीविजन की हद तक रेटिंग्स का ये होता था कि नहीं ये फेक होती है, ये होता है, ऑडियंस तो नहीं देखना चाहती। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कोई हाथ पकड़ के नहीं बैठा, ना वो टीवी है या कोई चैनल है जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ कंज्यूम करते हैं, वो बताता है कि हम कौन हैं। तो मैं नॉर्मली राइटर्स को भी यही कहता हूँ और ऑडियंसेस को भी, क्योंकि ये कंटेंट टू वे है, कम्युनिकेशन है, ये हम मिल के एक सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम उस सोसाइटी को क्रिएट भी कर रहे हैं। किरदार दिगारी नहीं होती थी, मतलब अब नहीं होती, पहले होती थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं ये कहता हूँ कि किरदार साजी बंद हो गई है बेसिकली। अब सोसाइटी में जब किरदार साजी ही नहीं होती तो आप किरदार निगारी क्या करेंगे? आपको रोल मॉडल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, अपने लिए एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। खाली बात करने से चीजें नहीं होती, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती हैं। तो एक बहुत बड़ा मीडियम है टेलीविजन और कोई भी वीडियो आर्ट फॉर्म जो कि आपके पास अब हैं अवेलेबल, टिकटॉक तक भी है, फेसबुक से भी, यूट्यूब भी है। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आप कलम तब उठाएं जब आपको पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। एक इशू को उठाना असल चीज नहीं है, उस इशू को सही एड्रेस करना असल चीज है। अगर आप उस इशू को सही एड्रेस नहीं कर सकते तो उससे बेहतर है कि आप उसके ऊपर हाथ न डालें। तो इस तरह से ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्टोरी टेलिंग के हिसाब से चलती रहती है। लास्ट अपने जो वर्ड्स हैं उसमें ये कहूंगा कहानियां हमारे हर तरफ हैं। हमें इवन अगर कुरान में देखें तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैंने तुम्हें किससे कहानियों की सूरत में चीजें सुनाई हैं ताकि तुम उनसे रिलेट कर सको, तुम उनको समझ सको। जब आपका जो सिलेबस होता है, जो आपकी पैट्रियोटिक नैरेटिव होता है, उसमें भी कहानियां ही होती हैं। वो हिजरत की कहानियां आपने सुनी हैं, वो भी कहानियों के और किस्सों की सूरत में आप तक पहुंची। तो कहानियां बड़ी जरूरी चीजें हैं। उन कहानियों के बीच में आप रह रहे होते हैं। आपके पूरे वर्ल्ड व्यू जो होता है वो पूरा कहानियों के ऊपर बेस्ड होता है। तो उन कहानियों को इंपॉर्टेंस ना देना और उनको पुश करना कि तुम मुझे सिर्फ इंटरटेन करो, मुझे कुछ सिखाने की कोशिश ना करो, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्योंकि ये हुआ है हमारी सोसाइटी में कि आपने आर्टिस्ट को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनर के तौर पे पुश कर दिया है
और आपने फिर उसके बाद आप उससे चिढ़ते नहीं है कि तुम तो खाली इंटरटेनर हो। तो ये नहीं है, आर्टिस्ट का काम ये नहीं है। जो सोशियो पॉलिटिकल थॉट है उसके बगैर कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता। तो जब टेलीविजन पे कोई अच्छी चीज आए तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि उसको देख लिया करें, क्योंकि वो अपनी रेटिंग्स गिरने की वजह से बुरी चीजें पॉपुलर होती जाती हैं, फिर हम ये कहते हैं कि टेलीविजन और ऐसी जो चीजें हैं ये बुरी हैं, जबकि वो हमारी ही चॉइस से हमारे पास आई है। आप ही खरीद रहे हैं उस चीज को, आप ही कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी का आपकी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा, ये लास्ट ही, कि लोग पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं आपके सिलेबस पे लिखता हूँ, मैं आपके लिए दुआएं भी लिखता हूँ, मैं आपकी माँ की लोरियाँ भी लिखता हूँ। जिन मुश्किल इजहार के मुश्किल रास्तों पे आप चल नहीं पाते, वो पाथ मैं आपके लिए बना देता हूँ। तो ये एक राइटर का काम है। आप अपने गमों का एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने वो आंसू जो फंसे हुए होते हैं वो उनको बहा सकते हैं, उन गानों को, उन जुमलों को सुन के आप अपनी जिंदगी के फैसले कर सकते हैं। आप इंटरनेशनली अपनी आइडेंटिटी को बता सकते हैं कि ये हूं मैं यहां से आया हूं, मेरा रोल ये था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है अल्लामा इकबाल की एक थॉट है, एक शायर की थॉट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हमने मिस कर दी। तो वो ये है कि अब आर्ट्स की जितनी भी स्पेशली इस्लामिक अपनी फॉर्म्स थी, उनको कम अज कम मुझे लगता है कि हमें इनकरेज करना चाहिए, और हर चीज़ को शन नहीं कर देना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप अंदर एक रिसेप्टिवनेस रखनी चाहिए, ताकि आप अपने अलावा एक राइटर ईगोसेंट्रिक नहीं हो सकता, अपने ही ख्यालात में फंसा नहीं हो सकता, वरना वो फिर लिख नहीं सकता, वो सबके लिए नहीं लिख सकते। आपके अंदर इतनी रिसेप्शन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।